हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोला बार्थ के बहुत ही फेमस वर्क डेथ ऑफ द ऑथर की। डेथ ऑफ द ऑथर इस वर्क का पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, प्लेस है। इस वर्क को रोला बार्थ ने 1967 में लिखा था और 1968 में इसको पब्लिश करा दिया गया। हम बिना किसी देरी के इसके अंदर जो आइडियोलॉजी है, जो कंसेप्ट रोला बार्थ ने लिखे हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। रोला बार्थ ने कहा है कि ये आइडिया और ये किसी का विचार अगर है कि एक टेक्स्ट किसी ऑथर के आसपास चलता है, यानी जो ऑथर सोचता है वही लिखता है, जो ऑथर करता है वही लिखता है, और जो उसकी आइडियोलॉजी है एक लेखक की, एक ऑथर की, वो बुक उसकी आइडियोलॉजी की ही एक छाप है, एक प्रिंट आउट है। तो ये कहना गलत होगा। रोला बार्थ का मानना ये था, डेथ ऑफ द ऑथर, यानी जो ऑथर है, जो किताब का लेखक है, जो किसी पुस्तक के ऑथर हैं, उसके राइटर हैं, डेथ, उनकी डेथ हो गई है। इसका जो मीनिंग है यहाँ पर, ये नहीं है कि किसी ऑथर की डेथ हो जाना, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक राइटर ने, एक लेखक ने किसी वर्क को लिखा है। अब वो वर्क उस लेखक से, उस राइटर से आजाद है, वो उससे फ्री है। अब वो उस इंसान का वर्क है, उसका टेक्स्ट है जो उसको पढ़ रहा है, यानी आप उसको पढ़ें, आप जो भी उससे मीनिंग ले रहे हैं वही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बुक के साथ साथ जो एक रीडर रेस्पॉन्स थियरी है, वो भी इससे रिलेट आप कर सकते हैं, क्योंकि रीडर रेस्पॉन्स थियरी में भी रीडर के रेस्पॉन्स का ख्याल रखा जाता है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी तरह इस बुक के माध्यम से रोला बार्थ ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एक रीडर रेस्पॉन्स थियरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाने की कोशिश की है। पहले ही आइडिया में उन्होंने कहा है कि कोई भी वर्क हो या कोई भी टेक्स्ट हो, वो किसी ऑथर की जो लाइफ है उसके आसपास रोटेट नहीं करता। दूसरी जगह उन्होंने कहा है, अटैच्ड इज नॉट एग्जामिन्ड ऑन द बेस ऑफ ऑथर्स पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्क को ऑथर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के बेस पर एग्जामिन नहीं करना चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए। ऑथर का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर शेक्सपियर ट्रेजेडी अच्छी लिखते हैं तो इसका मतलब जो भी वर्क होगा वो ट्रेजेडी ही होगा, ऐसा कहना ये गलत होगा। कि किसी ऑथर का जो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो अपनी आइडियोलॉजी है, उसका जो अपना एक माइंड कंसेप्ट है, तो ये चीज किसी भी ऑथर पर लागू कर देना या अप्लाई कर देना गलत होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें उस पर फोकस करना है और हम उसको डीप स्टडी करना है, ना कि हम ये सोचना कि लेखक ने जो लिखा है उसने अपने हिसाब से लिख रखा है तो हम क्या करें। नो, हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या करें। नो, हमें अपना माइंड लगाना है, उसकी फोकस स्टडी करनी है, उसकी डीप स्टडी करनी है। तो कह रहे हैं कि एक टेक्स्ट को ऑथर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, ऑथर की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर, या ऑथर की अपने विचारों के आधार पर अगर एक टेक्स्ट को हम जज करते हैं तो वो गलत होगा। ये करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक टेक्स्ट को अपने हिसाब से जज करना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं, रोलाबाद ऑथर इज बेसिकली अ स्क्रिप्टर, ही फॉल्स ऑल मीनिंग्स ऑन रीडर्स, के बेसिकली जो एक ऑथर है वो एक स्क्रिप्टर होता है, यानी आपने कोई चीज लिखी और सामने वाले को दे दी कि भाई साहब आप इसको पढ़कर बताओ कि इसमें आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह रोला बार्थ तो ऑथर को स्क्रिप्टर बताते हैं, कि स्क्रिप्टर केवल कोई डॉक्यूमेंट लिखने वाला इंसान है, कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, किसी तरह की ओपी, किसी के ऊपर कोई साइंटिस्ट नहीं है कि आप इसको अपने ऊपर थोप लें या ये जरूरी है। नो, वो एक स्क्रिप्टर है। जैसे कि लेखक होते हैं वैसे आमतौर से कहानी लिखी किसी ने, एंड ही फॉल्स ऑल मीनिंग्स ऑन रीडर, और वो सारा का सारा जो मीनिंग है, सारा का सारा जो उसका एक सेंस है, उसका जो निचोड़ है, वो रीडर के ऊपर डाल देता है। यानी एक ऑथर केवल एक स्क्रिप्टर है, वो एक स्क्रिप्ट तैयार करता है, एक पेज के ऊपर लिख कर देता है, एक किताब को लिख कर देता है, एक ऐसे को लिख कर देता है, लेकिन वो किसी भी चीज का फैसला नहीं करता। वो चीज अच्छी है या गलत है, ये इसका फैसला रीडर करेंगे।
ठीक है। तो रोला बार्थ ने, ये भी याद रखना कि रोला बार्थ ने ऑथर को स्क्रिप्टर बोला है, वो केवल एक स्क्रिप्टर है। सारी की सारी मीनिंग वो अच्छी है या गलत है, ये तय करेंगे हमारे रीडर। नेक्स्ट कहा है रोला बार्थ ने कि मल्टीपल डिस्कवरी इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो सिंगल डिस्कवरर। ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज की मल्टीपल डिस्कवरी हुई है। किसी ने अगर हैमलेट के ऊपर किसी ने रिसर्च की है तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान ने उसके ऊपर रिसर्च की है। हैमलेट प्ले के ऊपर ना जाने कितनी रिसर्च दुनिया में हो रही है और हो चुकी है और आने वाले समय में होंगी। इसी तरह से जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पर ना जाने कितनी रिसर्च हो गई है, हर एक चीज में और हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में आप यही पाएंगे कि मल्टीपल डिस्कवरी, के हर क्षेत्र में, हर एरिया में मल्टीपल डिस्कवरी हो रही है, बहुत सारी डिस्कवरी, बहुत सारी रिसर्च एक साथ हो रही है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो सिंगल डिस्कवर, कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि केवल उसने एक चीज को खोजा, बल्कि उसने खोजा, उसके बाद में दूसरे ने, तीसरे ने, पांचवें ने, छठे ने, इस तरह से एक ही चीज के पीछे बहुत सारे इंसान खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ऑल डिस्कवरीज आर ऑलरेडी फाउंड आउट, ये कह रहे हैं कि अब जितने भी रिसर्च हो रही हैं उनके बारे में पहले ही खोजा जा चुका है, पहले ही पता लगाया जा चुका है। ऑथर्स आर नॉट ऑलवेज क्रिएटिंग समथिंग न्यू, और ऑथर, आप ये उम्मीद ना करें कि जो ऑथर है वो नई नई चीज हमें लिख कर दे रहे हैं, नहीं। तो कहते हैं रोलाबाद के ऑथर हमेशा नई नई चीजें पैदा नहीं करते, नई नई चीजें नहीं लिखते, नई नई चीजें क्रिएट नहीं करते। दे आर सिंपली कंफर्मिंग टू द प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज, कि वो तो साधारण रूप से जो कि प्री एग्जिस्टिंग यानी जो आइडियाज पहले से ही चलते आ रहे हैं उन्हीं आइडियाज को कंफर्म करते हैं, उन्हीं के ऊपर वो काम करते हैं, लिखते हैं। All ideas which are seemed original, basically those are pre-existing ideas, के बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं, they are seemed original, कि वो हमें ओरिजिनल दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ नई है बेसिकली, लेकिन आमतौर से दे आर प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज, लेकिन वो आइडियाज भी प्री एग्जिस्टिंग है, यानी उनका अस्तित्व पहले से ही है। तो इन इसमें कहने का मतलब ये है रोला बार्थ का कि हम किसी जब ऑथर को पढ़ें, किसी राइटर को पढ़ें, तो हम उसको पढ़ते समय ये ना सोचें कि इसने इसमें कुछ नई बात कही है, नो, बल्कि उसने जो भी उसने कहा है वो ऑलरेडी कहा जा चुका है। इसलिए टेक्स्ट को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हमें अपने माइंड को सीरियस लेने की जरूरत है, हमें अपने माइंड को टेक्स्ट से जोड़ने की जरूरत है। जो मीनिंग हम लेते हैं वो सही है, और जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो पहले ही लिखा जा चुका है। अब हम कितना उससे लेते हैं, हम कितना उसको समझते हैं टेक्स्ट को, ये इम्पोर्टेंस रखता है रोलम बार्थ के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क इज ऑलवेज सोल्ड इन अ मैन और वुमन दैट प्रोड्यूस इट। ये कह रहे हैं कि किसी भी वर्क की जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो व्याख्या है, इज ऑलवेज सोल्ड, के वो हमेशा देखी जाती है, इन मैन और वुमेन, किसी भी मैन और वुमेन के अंदर दैट प्रोड्यूस इट, जिसने इसको लिखा है। कि ये आम तौर से जो एक क्लासिकल ट्रेडिशन चलती आ रही है कि अगर कोई काम अरस्तु ने किया है, कोई काम एरिस्टोटल ने किया है, तो वो अच्छा होगा। अगर प्लेटो ने कोई वर्क किया है, किसी किताब के ऊपर काम किया है, तो उन्होंने उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी दिखाई होगी। इसी के अलावा अगर एरिस्टोटल ने किसी वर्क पर काम किया है तो उन्होंने उसके अंदर मेटेरियलिज्म को दिखाया होगा। और अगर इसी तरह शेक्सपियर ने किसी वर्क के ऊपर काम किया है तो उन्होंने उसके अंदर ट्रेजिकल और ट्रेजिक कॉमेडी दोनों को दिखाने की कोशिश की होगी। तो इस तरह से कि किसी भी वर्क की एक्सप्लेनेशन में हमेशा समझा जाता है कि अगर किसी मेल ने या किसी फीमेल ने जो भी वर्क लिखा है तो वही उसकी एक्सप्लेनेशन समझे जाते हैं। लोग पहले से मान लेते हैं कि वो, तो आपने पढ़ा था एक इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है, कि लोग पहले से ही अपने माइंड में ये बना कर रखते हैं कि उसने ऐसा किया है तो उसने ऐसा किया हुआ है तो उसने ही ऐसा किया है, ये मान लेते हैं लोग, जो कि गलत है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क इज ऑलवेज सोल्ड इन द मैन और वुमन दैट प्रोड्यूस इट, कि किसी भी वर्क की जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में ये समझा जाता है कि किसी मेल ने या फीमेल ने, जिसने भी उसको प्रोड्यूस किया है, वही उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये गलत है। एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि वैन वैन गो के, ये एक बहुत बड़े पेंटर हैं, तो इनकी पेंटिंग के बारे में ये माना जाता था कि थ्रू अ प्रिज्म ऑफ मेंटल इलनेस, कि ये जो
पेंटिंग बना रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं पेंटिंग के ऊपर, प्रिज्म ऑफ मेंटल इलनेस, ये अपने जो एक मेंटल इलनेस है उसके ऊपर उसकी उसके माध्यम से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा का सेकंड एग्जांपल इज बॉडलेस पोएट्री। बॉडलेस जो एक शायर है, उनकी पोएट्री के बारे में अक्सर ये जज किया जाता था, उसको एग्जामिन किया जाता था थ्रू हिज टॉर्चर्ड लाइफ, क्योंकि बॉडलेयर की लाइफ बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड थी। लव अफेयर के हिसाब से उनको जज किया जाता था, एंड एडिक्शन, जो उनकी एक एडिक्शन थी, उनकी जो लत थी नशे को लेकर, उसके साथ जज किया जाता था, एंड इलनेस, और उनकी बीमारी के साथ उसको जज किया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शायर, कोई इंसान किसी चीज़ से जूझ रहा है, चाहे वो जिंदगी की जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा हो, लव अफेयर से जूझ रहा हो, या किसी चीज़ की लत से वो जूझ रहे हो, बीमारी से, यानी कोई इंसान जिन चीज़ों को फेस कर रहा है, एक पढ़ने वाला ये सोचता है कि यार वो इंसान लव अफेयर, वो लव चलाता है, या वो इंसान परेशान है उसके लेकर लिखा हुआ है, या वो इंसान शराबी है उसने शराब को लेकर लिखा होगा, या वो इंसान जो है बीमार है उसने बीमार होने के हिसाब से लिखा होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा। इन चीज़ों को रोला बार्थ इस वर्क के माध्यम से मना कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इंसान किसी भी चीज़ से जूझ रहा हो, चाहे वो टॉर्चर से जो है समस्याओं से घिरा हुआ हो, चाहे लव अफेयर से घिरा हुआ हो, किसी चीज़ की लत से घिरा हुआ हो, किसी भी चीज़ से घिरा हुआ हो, हमें एक वर्क को पढ़ते समय इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए कि इसका ऑथर कौन है, किस चीज़ से वो जूझ रहा है। नो, हमें केवल टेक्स्ट पर ध्यान करना चाहिए। आगे कहते हैं रोलाबाग, ऑथर्स इंटेंशन इज इररेलेवेंट, कि ऑथर की जो इंटेंशन होती है, उसका जो माइंड कंसेप्ट होता है वो बेकार होता है, इररेलेवेंट होता है, बिकॉज अ बुक इटसेल्फ इज बट अ टिश्यू ऑफ साइंस। ये कह रहे हैं क्योंकि एक जो बुक होती है वो अपने आप में क्या है, टिश्यू ऑफ साइंस की, उसके अंदर बहुत सारे साइंस हैं, एंडलेस इमिटेशंस, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमिटेशंस की गई हैं, कि कभी भी हमें ऑथर की इंटेंशन के हिसाब से, जो मैंने भी आपको बताया था इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है, ब्रड्सले उनका जो वेबसाइट का वो था एक कंसेप्ट, तो हमें उसके हिसाब से वर्क को जज नहीं करना चाहिए। तो ऑथर की इंटेंशन को हमें हमेशा इररेलेवेंट समझना है, कि उसने हमें क्या मतलब, उसने क्यों लिखा है, क्या वजह है, हम तो वो मीनिंग लेंगे जो हमें लग रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किताब के अंदर, किसी भी बुक के अंदर बहुत सारे साइंस होते हैं, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत सारे इमिटेशंस होती हैं, हमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ऑथर की इंटेंशन पर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं रोलाबार्ट के, जो एक ऑथर है आप उसको डिवाइन क्रिएटर ना समझें, आप ये ना समझ लें कि वो डिवाइन है, कोई देवी देवताओं की तरह काम कर रहा है, गॉड, या वो कोई भगवान है, कोई वो जो है ईश्वर है, बट अ स्क्रिप्ट मेकर, बल्कि वो तो केवल एक स्क्रिप्ट मेकर है, केवल एक स्क्रिप्ट लिख रहा है। आप किसी ऑथर से उम्मीद ना करें कि उसने बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ है, उसने जो लिखा है बिल्कुल नया लिखा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं लिखा गया, जो भी लिखा है बिल्कुल सच लिखा है, जो भी लिखा 100% वो बिल्कुल एकदम से ट्रू है। तो ये नहीं सोचना चाहिए, हमें एक ऑथर को सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट मेकर समझना चाहिए, स्क्रिप्टर समझना चाहिए, ना कि उसे कोई देवी देवता समझ ले, या फिर हम उसको ईश्वर या खुदा समझ ले, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बात रोला बात says that there is no real and fixed meaning of any text। देखो उन्होंने कहा है कि किसी भी टेक्स्ट की कोई रियल और फिक्स मीनिंग नहीं है, वो रीडर बाय रीडर है ना, और टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। यहाँ पर मुझे एक स्कॉलर है देवबंद में, एक बार हम देवबंद में बैठे हुए थे, वहाँ क्लासें होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर एक टीचर थे मौलाना लोग, उन्होंने कहा अपने उसमें लेक्चर में कि मैं एक किताब को 40 साल से पढ़ाता हूँ। किसी बच्चे ने कोई सवाल किया कि मौलाना पिछले साल हमने आपकी क्लास की थी, तो आपने पिछले साल इसका मतलब कुछ और बताया था, और अब आप पढ़ा रहे हैं तो अब आप इसका मतलब कुछ और बता रहे हैं। तो उन टीचर ने एक आंसर दिया जो कि मैं इस थ्योरी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको समझें। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 40 साल से इस किताब को पढ़ा रहा हूँ, बेटा अगर आप 40 साल भी मेरे साथ में इसी तरह क्लास करते रहते तो आप पाते कि हर साल नया मीनिंग निकल कर आता है। मुझे खुद भी पता है कि मैं जो इस साल पढ़ा रहा हूँ अगले साल कुछ और होगा। तो रोला बार्थ ने बिल्कुल यही बात की है कि किसी भी टेक्स्ट का कोई फिक्स्ड या रियल मीनिंग नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, देयर इज नो फिक्स्ड
थिंग इन द टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। ये 100% रियल नहीं हो सकता, 100% फिक्स नहीं हो सकता। वो एक टेक्स्ट, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, फ्लेक्सिबल होता रहता है, कभी कुछ चलता रहता है। और एक रीडर को एक टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिना माइंड में कोई बात रखे हुए, कि हमें बिना किसी जो है, जो हमारे दिमाग में पहले से चल रहा है, उसके बिना हमें एक टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। जो भी उसके अंदर है हमें वही पढ़ना चाहिए। द बर्थ ऑफ, ये बहुत ही फेमस सी लाइन है इनकी, रोला बार्थ की, द बर्थ ऑफ द रीडर, के एक रीडर का जब जन्म होता है, मस्ट बी रैंसम, तो इसका मतलब ये होता है कि द डेथ ऑफ द ऑथर, के ऑथर की डेथ हो गई। यानी जब एक रीडर किसी वर्क को पढ़ रहा है तो वो ये सोच कर बैठे कि अब इसका ऑथर मैं हूँ, जो मीनिंग मुझे निकलेगी वही इसकी मीनिंग होगी। वो भूल जाए कि इसका ऑथर कौन है, उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, डेथ, यानी उसकी तो डेथ हो गई है। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी कोशिश हो सकी हमने आपको बता दिया है। ये इसके मेन कंसेप्ट है, इसकी मेन आइडियोलॉजी है इस वर्क की, डेथ ऑफ द ऑथर की। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।